मनुष्य अगर सदिच्छा से प्रभावित रहता है, देखो जो अपने कल के बारे में बात करी होगी, मैंने आपको पढ़ाया होगा कि ये जो है क्या नाम है, ये जो आदर्शवादी विचारक है, आदर्शवादी विचारकों का कहना ऐसा है कि जो भी अधिकार होते हैं, अधिकार व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति नैतिकता से प्रभावित होते हैं। यानी व्यक्ति की जो नैतिकता होती है उससे अधिकार प्रभावित होते हैं। यानी व्यक्ति अगर नैतिक है तब उसने नैतिकता के माध्यम से अधिकारों के विचार को आगे बढ़ाया है, ऐसा ही कहता है। एक सेकंड के लिए बस होल्ड करना, एक सेकंड में इनका, ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? और समझ में आई नहीं आई? चलिए ठीक है, जी सर। तो नैतिकता के अधिकारों में दो विचार हमने प्रस्तुत किए थे। एक हमने कहा था कि सदिच्छा एक इंसान की गुडविल होती है, एक होती है तात्कालिक इच्छा, एक्चुअल विल। हमने कहा था कि राज्य अधिकारों के ऊपर किसी प्रकार की रोक नहीं लगा सकता, वो लगा सकता है तो जो एक्चुअल विल है आदमी की, जो तात्कालिक इच्छा है, इसको राज्य रोक सकता है कि व्यक्ति ऐसा ना करे। लेकिन इंसान की जो गुडविल है उस पर राज्य किसी प्रकार की रोक नहीं लगा सकता। गुडविल जो होती है एक्चुअल इंसान की इच्छा होती है, तो गुडविल पर किसी प्रकार की रोक लगाने की राज्य को पावर नहीं है। गुडविल यानी गुडविल है, अच्छी अच्छी पावर है, उस पर किसी प्रकार की रोक लगाने की पावर नहीं है। सदिच्छा तो मनुष्य के दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की प्रेरणा देती है। यानी जो सदिच्छा है गुडविल, वो कहती है कि इंसान दूसरों के अधिकारों का रक्षा करे, दूसरों के लिए अच्छे काम करे। तो सदिविल गुडविल हमेशा अच्छी होती है, गुडविल कभी भी खराब नहीं होती। तात्कालिक इच्छा की दमन पैदा करती, कानून की जरूरत पैदा होती है। तो ये कहा था इन लोगों ने, आदर्शवादियों ने, कि बेसिकली जो तात्कालिक इच्छा है ना, आप सपोज करना कैसे, आपकी गुडविल क्या है? आपकी गुडविल है कि आपके मन में विचार आता है कि लोग सभी सही से रहे, सभी पढ़े लिखे हैं, सभी का स्वास्थ्य सही रहे, सबके बारे में आप सोचते हो। किसी की संपत्ति मार के खा लूंगा ये नहीं सोचते आप 5 भाई हैं, 2 भाई, 1 भाई है, आप सोचते हैं कि मेरी भाई भी अच्छा रहे, मेरी बहन भी अच्छी रहे। आप ये नहीं सोचते कि आप सारे भाई बहनों की प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, आप ऐसा नहीं सोचते। आप सोचते कि नहीं, भाई बहनों की प्रॉपर्टी मुझे ना मिले, हम सब भाई बहन जो अच्छे से रहे, हम सभी भाई बहन जो है बढ़िया से रहे। अगर आप ऐसा सोचते हो कि हम सब भाई बहन बढ़िया से रहे, हम सब भाई बहन अच्छे से रहे, तो क्या है कि आपकी गुडविल है, गुडविल पर रोक लगाने की पावर नहीं है। लेकिन आपकी एक्चुअल क्या है, कभी-कभी आप सोचते हो कि नहीं, भाई की पूरी संपत्ति मुझे मिल जाए, बहन की पूरी संपत्ति मुझे मिल जाए। जब आप ऐसा सोचते हो तब एक्चुअल जो आपकी विल है वो एक्चुअल विल है। और तात्कालिक इच्छा जब मनुष्य की पैदा होती है तो मनुष्य दूसरे के अधिकारों का हनन करता है, दूसरों के अधिकारों पर इंटरफेयर करता है। इसलिए तात्कालिक इच्छा पर रोक लगाने के बाद आदर्शवादी विचारक सारे के सारे करते हैं। आदर्शवादी विचारकों में दो विचारक हैं, एक कांट और एक ग्रीन है। कांट और ग्रीन दोनों आदर्शवादी हैं। और आदर्शवादी विचारक जो है अधिकारों के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। ये कहते हैं कि देखो जी, अधिकार व्यक्ति ने ही, व्यक्ति का जो आदर्श रूप है, व्यक्ति जो अंदर से इतना अच्छा होता है, उसी से अधिकारों का निर्माण हुआ है। ठीक है, प्रश्न सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि आदर्शवादियों के अनुसार अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? आदर्शवादियों के अनुसार अधिकार 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार की इंसान की मतलब होती है, एक सदिच्छा और दूसरी तात्कालिक इच्छा। प्रश्न बनता है कि आदर्शवादियों को इस प्रकार की इच्छा, आदर्शवादी कहते हैं कि व्यक्ति राज्य के कानून की आवश्यकता पड़ती है, तो आप कह सकते हैं कि तात्कालिक इच्छा में राज्य के कानून की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न, सिंपल होगा इसका। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट इज क्लियर, आया ना? बताओ, क्लियर भाई? समझ में आ गया था ये पॉइंट? कल भी समझा चुके थे। ग्रीन ने पुराने काल की मानवता खंड के जो प्राकृतिक अधिकारों की धारणा पर आधारित थी। यानी कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को नहीं मानते। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत क्या है? वो कहता है कि प्रकृति ने दिया आपको, मैंने कल आपको कंपैरिजन पढ़ाया क्लास में कि प्रकृति ने आपको प्रदान किया प्राकृतिक अधिकार। ये कहते नहीं, प्रकृति ने प्रदान नहीं किया, व्यक्ति की सदिच्छा के माध्यम से, व्यक्ति के अच्छे स्वभाव के माध्यम से व्यक्ति ने ही खुद ही अधिकारों पर कर रखा है, प्रकृति ने प्रदान नहीं किया। ग्रीन के अनुसार अधिकार किसी अनुभव भाविता कानून से जन्म नहीं लेते, बल्कि इनकी उत्पत्ति मनुष्य की नैतिक प्रवृत्ति से होती है। और मनुष्य की नैतिक प्रवृत्ति कैसी है? आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य की नैतिक प्रवृत्ति अच्छी है, अच्छी प्रवृत्ति के अनुसार अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ये आदर्शवादी इस बात को कहते हैं। प्राकृतिक अधिकारों को समर्थक ये मानते थे कि व्यक्तियों के अधिकार तो होते हैं परंतु कोई कर्तव्य नहीं होते। प्राकृतिक अधिकारों के सपोर्टर जो है, चाहे लॉ को, सभी मानते थे कि व्यक्ति के अधिकार तो प्रोवाइड है, व्यक्ति को कोई कर्तव्य का प्रोवाइड नहीं है। यानी व्यक्ति से अधिकार होते हैं, कोई कर्तव्य नहीं है, कोई उसकी ड्यूटी नहीं है। लेकिन जो आदर्शवादी है ये कहते हैं नहीं, व्यक्ति की ड्यूटी भी है, व्यक्ति का कर्तव्य भी है, परंतु कोई कर्तव्य नहीं है। अगर जहां-जहां शक्ति का प्रयोग करता है वहां व्यक्ति की स्वतंत्रता कटौती करता है। तो जो प्राकृतिकवादी है वे कहते थे कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्तव्य नहीं है। और जहां-जहां राज्य व्यक्ति के अधिकारों की कटौती करने की कोशिश करेगा, जहां-जहां राज्य कोशिश करता है कि व्यक्ति के अधिकारों की कटौती करने की है। कल का मतलब परसों है, और जब मैं लास्ट कल का इसका मतलब है कि लास्ट क्लास जब हुई थी वो कल नहीं हुई थी, परसों हुई थी। ठीक है पूर्वा जी, कल का मतलब परसों। टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूं। प्राकृतिक अधिकार सपोर्ट कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति कर्तव्य है ही, व्यक्ति से अधिकार है। और वो कहते हैं कि अगर राज्य ने कहीं पर भी थोड़ा भी व्यक्ति के अधिकारों पर कंट्रोल करने की कोशिश करी, राज्य ने कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी व्यक्ति के अधिकारों पर कंट्रोल करने का प्रयास किया, तो कहते हैं फिर राज्य की गलती है। तो राज्य की 100% गलती है, राज्य पूरा गलत करता है। राज्य वैसे कोई पावर नहीं, राज्य सब कुछ कर नहीं सकता। ये बात ये लोग कहते हैं, बड़े सिंपल भाषा में मुझे पता नहीं। प्राकृतिक अधिकार वाले आदर्शवादी क्या कहते हैं कि नहीं, राज्य को व्यक्ति के अधिकारों पर पाबंदी लगाने की आवश्यकता है, व्यक्ति के व्यवहार पर पाबंदी लगाने की आवश्यकता है। लेकिन कहते हैं 2 प्रकार के व्यक्ति के व्यवहार होते हैं। एक कहता है कि उसकी एक्चुअल विल है, और एक होता है कि दूसरी कौन सी विल है उसकी, दूसरी उसकी जो सद्भावना की इच्छा है। सद्भावना की इच्छा उसकी अच्छी होती है, एक्चुअल विल उसकी स्वार्थ वाली होती है। मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे शादी करनी है, बस 20 गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। ये क्या है? आपकी एक्चुअल विल है, मैं दुनिया में सबसे करोड़पति बन जाऊं, सबकी संपत्ति मेरे पास आ जाए, हर घर मेरा हो, हर गाड़ी मेरी हो, हर बंगला मेरा हो, ये सारी चीजें ये एक्चुअल विल है। ग्रीन के अनुसार अधिकारों का प्रत्येक मनुष्य मानना है जिससे आदर्श उद्देश्य की सिद्धि का समान अधिकार है। व्यक्ति आदर्श उद्देश्य मनुष्य के अधिकारों का आदर्श है। कहता है कि व्यक्ति का जो आदर्श उद्देश्य है, मेरी आवाज सही आ रही है, कम तो नहीं आ रही, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आवाज थोड़ी बढ़वाऊंगा आज, क्योंकि मैं ज्यादा बोलता हूँ, मुझे दिक्कत रहती है हर क्लास में। या फिर ये वाला माइक ले लूंगा मैं। आवाज मेरी ठीक आ रही है ना? कम तो नहीं आ रही आवाज? बताओ कमेंट करके, सही आ रही है? ये लड़के देखो क्या लाया। देख लिया आप लोगों ने? ग्रीन ने अधिकार राज्य कानून की मान्यता पर आश्रित नहीं होते, बल्कि समाज की मान्यता पर आधारित होते हैं। ग्रीन क्या कहता है, यानी आदर्शवादी क्या कहते हैं? आदर्शवादी कहते हैं कि जो अधिकार होते हैं, अधिकार जो होते हैं बेसिकली, ये अधिकार राज्य कानून की मान्यता पर आश्रित नहीं होते, बल्कि समाज की मान्यता पर आश्रित होते हैं। यानी समाज की मान्यता उस पर आश्रित होते हैं। राज्य ने भी कानून के माध्यम से अधिकार पर निर्माण नहीं किया, राज्य ने आपको कानून दिए। दो चल रही है, दो लाइव क्लास। आप में से आधे विद्यार्थी दूसरी क्लास में नहीं गई। नमस्कार।
जो भी दूसरी क्लास में भी उनको भी नमस्कार। ठीक है, ये आपके 2 बैच होंगे, 2 बात चलेगी, शायद 2 ही चलती रहेगी आपके लिए। ठीक है भाई, क्लियर? तो कहते हैं कि अधिकारों की मान्यता राज्य ने नहीं दी है, राज्य ने अधिकार नहीं दिए, समाज ने दिए। एग्जाम्पल कैसे समझो कि आदमी ने समाज में अच्छा सोचा, आप अच्छे आदमी हो। देखो आपने एक बात देखी होगी कि समाज में अगर आप अच्छे आदमी हो, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आप अच्छे आदमी हो, तो आप अच्छे आदमी हो, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो क्या होता है कि फिर राज्य या जनता समाज आपको अधिक अधिकार देती है, या देखा चुनाव लड़ने का अधिकार देती है आपको, नेता बन जाते हो, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा आदमी, आइए साहब बैठिए साहब, जैन साहब, अरे साहब कैसे, अरे ये वो, मतलब समझ लो ना। तो ये आदर्शवादी यही कहते हैं कि व्यक्ति के स्वभाव के आधार पर समाज ने उसको अधिकार दिया, और व्यक्ति का स्वभाव अच्छा था, उसको अच्छे अधिकार मिले। व्यक्ति का अधिकार जो खराब स्वभाव है, उसको अधिकार रोक लगा दिए। सिंपल सी बात, नो बकवास। आप इसको प्रैक्टिकली जोड़ने की कोशिश करो। आपने देखा कि समाज में बहुत प्रकार के लोग होते हैं हमारे समाज में, बेकुर्ता पजामा वाले जो एकदम आते हैं, उनके आप घर वाले भी कहते हैं बड़े अच्छे आदमी, बड़े अच्छे आदमी। ठीक है, तो जो बड़े अच्छे आदमी क्यों कहे जाते हैं? वो अधिकार प्राप्त होते हैं, समाज की विशेषता प्राप्त होती है, कुछ भी कर सकते हैं समाज में। आप अपनी करते हैं, आप बना दिए। राज्य अधिकारों को मानता रहता है, ये आदर्शवादी कहते हैं राज्य अधिकारों को मानता रहता है, सृजन नहीं करता। राज्य अधिकारों का निर्माण कभी नहीं करता। सच क्या करता है? स्वीकार लीजिए उसका। राज्य अधिकारों को मानता रहता है, उनका सृजन नहीं करता। राज्य अधिकारों का निर्माण नहीं करता। जैसे कि कौन कहते हैं तो ये सब जो अधिकारों के संविधान किया या फिर अधिकारों के कानूनी परमेश को जो फॉलो करते हो, क्या कहते हैं, क्या था कि राज्य अधिकारों का निर्माण किया। मैंने आपको बताया था कि वो लोग कहते हैं राज्य अधिकारों का निर्माण किया, लेकिन ये कहते हैं आदर्शवादी राज्य अधिकारों का निर्माण नहीं किया, अधिकार समाज ने दिए, पर प्रकृति ने दिए, प्रकृति ने भी दिए। देखो दोनों चीजों को नहीं मानते। ये कहते हैं ना तो प्रकृति ने दिए, प्राकृतिक अधिकार वाले कहते हैं प्रकृति ने दिए, कहते नहीं दिए, प्रकृति कहां से देगी? कहते ना राज्य ने दिए। ठीक है, ना राज्य ने दिए ना प्रकृति ने दिए। प्राकृतिक अधिकार वाले क्या कहते हैं कि प्रकृति ने दिए, राज्य ने रोक लगा सकता। ये वाले क्या कहते हैं, वैधानिक अधिकार के प्रवर्तक क्या कहते हैं, राज्य ने दिए और राज्य ने रोक लगा सकता है, प्रकृति को मतलब नहीं है। ये बीच आदर्शवादी ये कहते हैं ना राज्य ने दिए ना व्यक्ति ने दिए, प्रकृति ने दिए, ये समाज ने दिए, समाज ने, और राज्य पर रोक लगा सकता है। और कब लगा सकता है? अगर समाज के खिलाफ होंगे तो राज्य पर रोक लगा सकता है, नहीं लगा सकता। अब मुझे लगता है कि समझ पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। समाज के खिलाफ कब होंगे? जब व्यक्ति की एक्ट में होगी तब समाज के खिलाफ होंगे। इतनी सी बात करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। ग्रीन ने कहा जब संपत्ति का अधिकार से परिस्थिति पैदा कर देता है, संपत्ति का हिस्सा मिल जाता है, बातों पर हो जाती है, तो संपत्ति का अधिकार के लिए जाती है। संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। लोग तो मानना है कि प्राकृतिक अधिकार संपत्ति का अधिकार का राज्य किसी प्रकार तो होगा। ठीक है, लोग कहते हैं संपत्ति का अधिकार है, उसको राज्य को चलाने की पावर नहीं है। संपत्ति आपको भगवान ने दिया, मैंने आपको समझाया भी था, एग्जांपल देखिए, संपत्ति आपको भगवान ने दी है, संपत्ति आपको यहीं पे दी है, समझाया ना मैंने। तो संपत्ति, ये जो आदर्शवादी क्या कहते हैं कि संपत्ति का अधिकार जो है उसको भी राज्य रोक लगा सकता है। तो मैंने आपको बताया अगर आप सबकी संपत्ति लेना चाहोगे तो दूसरे की स्वतंत्रता के प्रयोग में बाधा उत्पन्न कर दोगे। आपने कहा सबकी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, उसका घर मेरा हो जाए, सारे भाइयों की प्रॉपर्टी मैं लूंगा, किसी को कुछ नहीं दूंगा, क्या होगा? ये बात आपको समझ आ रही होगी। क्या होगा? ये प्राकृतिक अधिकार के प्रयोग में आपके संपत्ति अधिकार को बाधा उत्पन्न कर देगा, और जब बाधा उत्पन्न करेगा तो आप इस सिंपल तरीके से जानते हैं कि फिर आपको संपत्ति का अधिकार, राज्य को पावर है कि राज्य उस पर रोक लगाने की कोई शक्ति रखता है। यही आदर्शवादी इस बात को बताते हैं कि राज्य के पास अधिकारों पर रोक लगाने की पावर है। तो अगर आपसे पूछे कि इनके अनुसार राज्य अधिकारों पर रोक लगा सकता है, आपका आंसर है हाँ लगा सकता है। ठीक है, संपत्ति अधिकार पर पाबंदी लगाई जा सकती है अगर संपत्ति के अधिकार में दूसरों के अधिकार से अतिक्रमण किया जाता है। विदाउट एनी अब आता है कांट के विचार। तो कांट के क्या विचार है? कांट क्या सोचता है अधिकारों के संबंध में, यानी कांट के क्या विचार है अधिकारों के बारे में, इसमें पढ़ते हैं। कांट और ग्रीन दोनों आदर्शवादी विचार हैं। कांट के अनुसार प्रभुसत्ता अधिकारी शासन मनुष्य को अपने स्वार्थ की पूर्ति का साधन मानकर मनुष्य के अधिकारों का हनन करते हैं। कांट सीधी बात की शुरुआत करता है प्रभुसत्तावादी शासकों के साथ। ये कौन होते हैं? पहले में मैंने आपको बताया कि वो लोग हैं जो राज्य को संपूर्ण शक्ति मानते हैं, जो कहते हैं राज्य से कोई है ही नहीं, कहते राज्य सबसे बड़ी पावर है, राज्य से बड़ा कोई है ही नहीं, और राज्य को भगवान मानते हैं। ओम जय जगदीश हरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जगदीश, कांट कहता है कि जगदीश वाले है ना सबसे बड़ी हरामी है, वो व्यक्ति के अधिकारों का हनन करते हैं, वो व्यक्ति को स्वार्थ की पूर्ति का साधन मानते हैं और राज्य को सब कुछ मानते हैं। जगदीश वालों के खिलाफ है कांट। सीधी बात करता है, शुरुआत करता है, यानी किसकी? वैधानिक अधिकारों को संपूर्ण के बारे में सीधी बुराई करता है। ये तो एकदम नीचे निकम्मे है, इनके बारे में तो बात ही नहीं करते। नैतिकता से प्रेरित राजनीति की संभावना को समाप्त करने की उद्देश्य से गणतंत्र भारत का समर्थन करती है ताकि लोग किसी शासक की प्रजा उसको छोड़कर नागरिकों की दर्जा प्राप्त करें। ये सबसे बढ़िया बात है नैतिकतावाद। ग्रीन कहता है सबसे अच्छा बात है नैतिकतावाद। लोगों ने पूछा ग्रीन साहब कैसे सबसे अच्छा बात नैतिकतावाद क्यों है? ग्रीन कहता है सबसे अच्छा बात नैतिकतावाद इसलिए है क्योंकि नैतिकतावाद में ही आप राजनीतिक युद्ध की संभावना को समाप्त करने की बात करते हैं। यानी तो वॉर होता है, जो आदमी नैतिकता से चलेगा तो लड़ाई काहे होगी? जब आदमी नैतिकता की भावना से चलेगा युद्ध क्यों होगा? तो कहते हैं अगर आदमी नैतिकता की भावना से चलता है तो लड़ाई होगी, युद्ध होगा। आदमी सिंपल तरीका से रहता है, उससे किसी प्रकार प्रभाव नहीं पड़ता, मस्त तरीका से रहता है। नैतिकता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नैतिकता से युद्ध की संभावना को समाप्त करती है, लोगों की शासन की प्रजा की तक छोड़ के नागरिक को दर्जा प्राप्त करती है। लोग शासक की प्रजा नहीं होते। फिर अगर लोग नैतिकता के द्वारा को फॉलो करते हैं तो आप मोदी की प्रजा हो क्या? नहीं। कोई कह सकता है कि मोदी हमारा राजा है और हम उसकी प्रजा है? नहीं, हम शासक की प्रजा नहीं है। फिर हम फिर कौन है? हम फिर नागरिक है देश के, और मोदी हमारे लिए है, हम मोदी के लिए नहीं है। और बात समझे, यानी मोदी हमारा नौकर है कि हम मोदी के नौकर है? दो प्रकार के विचार है। तो लोग ये मानते हैं कि हम मोदी के नौकर है या हम मोदी के अंदर चलते हैं, वो मोदी को शासक मानते हैं शासक। और जो कहते हैं कि मोदी हमारे लिए है, वो व्यक्ति को, वो कैसे व्यक्ति को महत्व देते हैं। बस समझ में आ गई? उनके लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, लेकिन शासक इंपॉर्टेंट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में पॉइंट आ रहा होगा, आप इन बातों को बड़ी प्यार से समझेंगे। चलिए आगे। अब आता है ये इतना ही विचार था, यहाँ पे खत्म हो गया। कांट के विचार सेम ही। तो कांट भी कैसा है? आदर्शवादी विचार है। आदर्शवाद की बात करता है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत और संविधान के अधिकारों के वैधिक अधिकारों के सिद्धांत को विरोध करता है कांट। अब आता है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। ये क्या कहता है इसको समझेंगे, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है।
क्या प्रोविजन है इसके अंदर क्या प्रोविजन है? सुनो मेरी बात। अधिकारों क्या क्या सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, समझना इसमें क्या क्या प्रोविजन है, इसकी क्या क्या बातें हैं, इसको एक बार जानो। सब लोग चले कहाँ गए? अच्छा कुछ क्लैरिटी पहले से खराब आ रही है क्या? सर 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 ये चेक करना पुरानी क्लासेस की क्लैरिटी दिक्कत होगी क्लैरिटी में, तो क्लास पुरानी चला के देखो। भाई इसको लिख लो, समझ लो। अब मैं समझाता हूँ अधिकारों का क्या सिद्धांत क्या कहते हैं, अधिकारों का क्या क्या सिद्धांत क्या है। ये बोलिए हाँ क्लास का एंजॉय ले रहा है, क्लास को समझा रहा है, क्लास बाय करते बाय हेलो हाउ पढ़ोगे क्लास को। सोनिया कमेंट्स होता है आपका, टेंशन क्यों ले रही हो आप? सबका कमेंट्स होता है मुझे एप्लीकेशन में, सारी चीजों को सुधार करवाया मैंने। आपका कमेंट्स होता है, कल से आपकी शक्ल दिखाई देगी, ऐसे अच्छे कपड़े पहन के बैठना फिर, ठीक है? कल की क्लास में आपकी शक्ल दिखाई देगी, और बाबू भी आपकी शक्ल देखेगा सबकी, कल से अच्छे कपड़े पहन के बैठना। ना दो क्या ना बोले, ना दो क्या ना सब ना दो क्या ना क्लास में हमारी। चलो भाई आगे बढ़े। अधिकारों का क्या सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि सिद्धांत क्या है और ये क्या कहता है, यानी ऐतिहासिक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में समझो जरा। ये क्या कहता है? देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है। सिंपल सा मतलब क्या है? ऐतिहासिक सिद्धांत ये कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास के परिणाम होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो इतिहास होते हैं वो अधिकार जो होते हैं इतिहास के परिणाम होते हैं। इसका मतलब ये है कि ना तो आपको प्रकृति ने दिए होते हैं, ना आपको राज्य ने दिए होते हैं, ना आपको समाज ने दिए होते हैं। कहते हैं कि अधिकार जो होते हैं ना ऐतिहासिक विकास के परिणाम होते हैं, यानी इतिहास से धीरे धीरे क्रमिक विकास से इतिहास के, यानी धीरे धीरे इतिहास का आपके अधिकारों का विकास हुआ है। कैसे? इनका मानना क्या है? आप देखा कि वर्तमान में लव मैरिज करना एक राइट बन गया है हमारे समाज में। लड़का लड़की कहते हैं कि मैं शादी करके मेरा बहुत मन कर रहा है, मैं मर जाऊंगी। तो अभी अधिकार क्या है? अधिकार बन गया, राइट बन गया। आजकल लोग कह रहे हैं कि लड़का लड़का शादी करेगा, तो क्या क्रमिक विकास का परिणाम है। आपने एक बात बताओ, सिंपल बात सोच के बताना लॉजिकली। आपने कभी ये सोचा था, ऐसी किताब में लिखा है कि रिंकी शादी करेगी? आपने कभी सोचा था ये बात कि रिंकी शादी करेगी? कभी आपने सोची थी ये बात? मुझे बताओ कि रिंकी की बीवी बनेगी? कभी नहीं सोची। क्रमिक विकास से जब राज्य ने दिया, ये नहीं किया। राज्य ने क्या किया? इसकी संतुष्टि की कि रिंकी शादी कर सकती है, तो न तो आपको राज्य ने दिया है, आपको राज्य ने दिया नहीं दिया, न तो आपको राज्य ने दिया नहीं, आपको संविधान में दिया गया, ना आपको प्रकृति ने दिया। धीरे धीरे क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप हुआ कि रिंकी शादी कर सकती है। तो ऐतिहासिक विचारों के जो सपोर्ट है, सबसे बड़ा विचार है एडमंड बर्ग जो है हेनरी मेन, ये सबसे बड़े विचार के ऐतिहासिक विचारों के सिद्धांत के सपोर्ट करते हैं। इनके अनुसार ऐतिहासिक विचारों का जो सिद्धांत है एक क्रमिक विकास का परिणाम है। बात समझ पा रही है सोनिया? बर्ग के अनुसार इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का आधार अंग्रेजों के रीति रिवाज पर आधारित अधिकार ही थे। यानी रीति रिवाज, आपके जो रीति रिवाज होते हैं उनके माध्यम से इतिहास के आपके अधिकारों का डेवलपमेंट होता है। अधिकार आपके मिले होते हैं, रीति रिवाज के माध्यम से इनका डिमांड होता है, रीति रिवाज के माध्यम से, ठीक है? रिंकी की खुद ही बीवी है, ठीक है? धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा नहीं कि एक बात में बन गए। तो ऐतिहासिक विचार के सपोर्टर कहते हैं कि ऐतिहासिक क्रमिक विकास से अधिकारों का निर्माण हुआ है। कल सुबह अधिकार खत्म हो रहा है, अधिकार खत्म हो रहे हैं। कल मॉर्निंग में क्लास है, अधिकारों के बारे में एमसीक्यूज होंगे, उनको पढ़ेंगे, ठीक है? अधिकार ओके, कल सभी सही से पढ़ना। अधिकार के बारे में जितने एमसीक्यूज सबको खत्म करेंगे कल मॉर्निंग में क्लास होगी अधिकार की, ठीक है? प्रोफेसर सुमन अधिकारों को कुछ नहीं, केवल रीति रिवाजों के ऊपर है। अधिकार कुछ भी नहीं है, रीति रिवाजों से बने। अगर आपकी रीति चल गई तो अधिकार बढ़ गए। अब आपके समाज में अधिकार कोई रीति चल गई, कोई मेथड चल गया, तो आपका राइट बन जाता है। बाद में धीरे-धीरे आप कहते हो ये तुम्हारी समाज की देन है, राज्य पे कैसे रोक लगा सकता है। फॉर एग्जांपल अब देखिए बहुत जगह सरकार ये कहती है कि ये काम आप नहीं कर सकते। मुस्लिम भाई कहते हैं अपने काम करेंगे, हिंदू भाई कहते हैं अपने काम करेंगे। उनके रीति रिवाज, उनके समाज, उनकी सोसाइटी, उनके ट्रेडिशन ये धीरे-धीरे डेवलप हो रहा है, तो उस पर राज्य को रोक लगाने की अधिकार नहीं है। यही कहते हैं अधिकारों के ऐतिहासिक वाले सिद्धांत के विचारक कहते हैं ना तो प्रकृति ने दिए, ना कोई एग्रीमेंट हुआ, ना समाज ने दिए, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। ये सभी लोगों ने कहा कि लो हम साइन कर रहे हैं, ये हमारे अधिकार होंगे। कहते ना कि ना ऐसी कोई विचारधारा नहीं है, ऐसी कोई रूपरेखा नहीं है, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कहते सब बराबर है। किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट लोगों के बीच में साइन है, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं जिसके माध्यम से लोग ये कहते हैं कि अधिकार है, उन अधिकारों को सपोर्ट करो, ठीक है? मॉर्निंग में 9 बजे क्लास होगी, 9 AM क्लास होगी, यूट्यूब पर डेली स्टार्ट होगी कल से, ठीक है? तो कहते नहीं, हमको मानते नहीं। एडमंड बर्ग फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण परंपरागत अधिकारों की सम्राट द्वारा उपेक्षा करना था। एडमंड बर्ग कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण परंपरागत अधिकारों के सम्राट द्वारा उपेक्षा करना था। कहता है कि जो फ्रांस क्रांति हुई और इंग्लैंड की क्रांतियों के पीछे कारण पता क्या था? ट्रेडिशनल राइट थे, जो परंपरा दे रखी थी, जो सिद्धांत दे रखे थे, ठीक है? बात समझ पा रही है? इनको क्या हुआ? इनके विरोध में ही फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन से फ्रांसीसी क्रांति को इंग्लैंड की क्रांति को अच्छा मानते हैं? तो ऐतिहासिक अधिकारवादों के सपोर्टर है। ये साफ तौर पे कहते हैं कि अधिकार को राज्य नहीं रोक सकता, किसी भी क्यों नहीं रोक सकता राज्य अधिकार को। इसीलिए ये कहते हैं कि अगर राज्य के खिलाफ व्यक्ति को क्रांति करनी पड़े तो व्यक्ति क्रांति करेगा। एक आदमी सवाल कहता है, मैंने आपको पिछली बार बताया, क्रांति करने व्यक्ति क्रांति करेगा, वो क्रांति करेगा, उसे क्रांति करनी, वो क्रांति करेगा। अगर व्यक्ति के ऐतिहासिक अधिकारों का, समाज के द्वारा दिए गए अधिकारों का अगर समर्थन नहीं होगा तो व्यक्ति क्रांति करेगा, उसको पूरी पावर है। ये साफ तौर पे हम बताएंगे, साफ तौर पे समझाएंगे। रीति रिवाज अगर प्रथाएं स्थिर होने के अधिकार को ले लेती है,
आज रीति रिवाज परिवर्तन हो जाती है। अगर मान के चलो लॉ बन गया या रीति बन गई कि लड़का लड़के से शादी कर रहा है या लड़की लड़की शादी कर रही है, तो रीति बन गई। तो ये क्या है, आपने देखा कि हमारे समाज में कौन है, जनजाति लोग हैं। अब कुछ ऐसी जनजाति है जिनमें जनजाति में क्या अधिकार है कि लड़के को शादी करके लड़की घर जाना पड़ता है, तो क्या है इनका ट्रेडिशन है, अब इसको रोक नहीं सकते। तो जब अधिकार और जो नीतियां प्रथा स्थिर हो जाती है तो अधिकार का रोक ले लेती है। मतलब चलती रहती 50 साल 100 साल 150 साल अधिकार का रोक लेती है। हमने देखा दिल्ली को तमिलनाडु में एक उदाहरण था कि भाई एक बैल की होती है, रेस होती है, बैल के साथ लड़ाई होती है, वो एक राइट है, इट्स अ राइट बिकॉज़ अ ट्रेडिशन एस्टैब्लिश। मैकावर ने कहा है कानून युगी पुरानी प्रथा वैज्ञानिक आज्ञा के रूप में राज्य की कार्रवाई होने का अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कानूनी युगों पुरानी प्रथाओं में वैज्ञानिक आज्ञा के रूप में राज्य की कार्रवाई होने का अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैकावर ने कहा क्या हुआ, मैकावर ने कहा कि कानून युगों की पुरानी प्रथा को वैज्ञानिक आज्ञा के रूप में, कानून क्या है, युगों की पुरानी प्रथा वो समय चली आ रही है एक वैज्ञानिक आज्ञा के रूप में राज्य की कार्रवाई होने का अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कहा कि कानून क्या है यार, पुराने नियम है, पुरानी प्रथाएं, पुराने ट्रेडिशन है। इस ब्रिटिश में आपने क्या देखा, लेकिन संविधान है, पुराने नियम, पुरानी प्रथाएं, पुराने ट्रेडिशन, उन ट्रेडिशन में वैज्ञानिक रूप दे दिया है, उसी को आप कानून कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक का उल्लंघन करते हैं, ये भी प्राकृतिक अधिकारों को ये भी नहीं मानते कि प्रकृति ने आपको प्रदान किया है, लेकिन क्रमिक विकास से बने, क्रमिक विकास। देखो प्राकृतिक अधिकार क्या कहते हैं, व्यक्ति का जन्म हुआ और जन्म होती संपत्ति मिल गई, ये कहते हैं जन्म मरण से नहीं मिलती, वो क्रमिक विकास से मिलती है, क्रमिक विकास से परिणाम। इंसान का एडवर्ड बर्ग कहता है कि सभ्य समाज के अस्तित्व से पहले जिन अधिकारों की कल्पना की जाती थी उन्हें सभ्य समाज पर लागू करना भूल गया था। बर्ग क्या कहता है, बर्ग ने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करी है और कहता है कि सभ्य समाज के अस्तित्व से पहले प्राकृतिक अधिकार थे, जिन अधिकारों की कल्पना की जाती थी प्राकृतिक अधिकार, उन्हें सभ्य समाज पर लागू करना भूल गया था। यानी कि कहता है कि प्राकृतिक अधिकारों से पहले, यानी सभ्य समाज के अस्तित्व से पहले जिन अधिकारों की मांग बात करी जाती प्राकृतिक अधिकार थे, कहता है उन्हें सभ्य समाज पर लागू करना भूल गया, यानी वो प्राकृतिक अधिकार समाज पर लागू नहीं हुए। तो समाज में क्या हुआ, धीरे धीरे क्रमिक विकास से खुद ही अधिकारों का डेवलपमेंट किया। सामाजिक अनुमति जैसी कोई वस्तु नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मानता नहीं है, जिससे प्राकृतिक अधिकारों को त्याग से प्राप्त हो, जिससे प्राकृतिक अधिकारों को त्याग से प्राप्त हो। मतलब सिंपल बात समझो, ये सामाजिक अनुमति को नहीं मानता, सोशल एग्रीमेंट को नहीं मानता, कि सोशल एग्रीमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको नोट बाउंड होगा सर। नहीं नोट्स मत बनाओ, नोट तो आपको दे दिया एक बार में, आप उसको डाउनलोड करो, लाइन टू लाइन लिखा हुआ है। नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए पहले ही, आप उसे डाउनलोड करो, चकाचक पीडीएफ को, करीब मुझे लगता है 40 पेज की पीडीएफ होगी, तो सब कुछ लिखा हुआ है। आपको नोट्स मिले या नहीं मिले, पहली क्लास में नोट्स मिले होंगे, अधिकार की पहली क्लास में जाओ, डाउनलोड पीडीएफ चेक से डाउनलोड करो, पूर्वा में सेव करो, मार्केट में जाओ, प्रिंट आउट निकालो, आगे सामने रखो, मार्क करते लाइन करते चले जाओ, क्या चाहिए मेरे, सब तो दे दिया मैंने, इसको एक बार ध्यान से अपने आप पढ़ते चले जाओ। फिर तो सामाजिक अनुमति की वस्तु नहीं है, कहता सोशल एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है जी, ये तो सिर्फ प्राकृतिक अधिकारों का त्याग से प्राप्त हो। कहता है कि ये तो ऐसा नहीं है कि आपको सोशल एग्रीमेंट की प्राप्ति करने के लिए प्राकृतिक अधिकारों को छोड़ना पड़ेगा, यहाँ ही प्राकृतिक अधिकारों को करने की बात। क्या कहता है कि प्राकृतिक अधिकारों के जो अधिकार थे पहले से, उनको छोड़ के व्यक्ति ने कोई सोशल एग्रीमेंट नहीं किया, नहीं हम सारे अधिकारों को त्याग रहे हैं, त्याग के राज्य को दे रहे हैं, लो राज्य अब तो हमारे अधिकारों की रक्षा करो। तो एक बात याद रखना कि जो एडवर्स सिद्धांतवादी सपोर्ट रहे कि राज्य की तो कंप्लीट बुराई करते हैं, राज्य के लिए कुछ है ही नहीं, बोलेगा प्रिंट आउट, राज्य के लिए कुछ भी नहीं है। ऐतिहासिकवादी विचारक है, आदर्शवादी और जो है हमारे प्राकृतिक अधिकारवादी, उनकी थोड़ी थोड़ी चीजें इनके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसकी पूरी बुराई करते हैं कि राज्य ने अधिकारों का निर्माण किया है, सब अधिकारों को छोड़ के राज्य को दे दिया, राज्य अधिकारों का निर्माण कर, कहते सब बिल्कुल नहीं, पागल होने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ग के अनुसार 1776 में अमेरिकी क्रांति सकारात्मक अधिकारों पर आधारित थी। फिर अमेरिका की जो क्रांति हुई, चाहे फ्रांस की क्रांति हुई, चाहे इंग्लैंड की क्रांति हुई, तीन क्रांति आपने देखा, तीनों क्रांति अच्छी थी, बुरी नहीं थी, क्योंकि वो तीनों क्रांति जो थी व्यक्ति ने अपने सामाजिक अधिकारों के दावे किए, वर्ग के दावे प्राकृतिक अधिकारों पर नहीं थे। वर्ग ने कहा कि वो दावे प्राकृतिक अधिकारों नहीं थे, सामाजिक अधिकारों पर। सामाजिक अधिकारों का मतलब है ऐसे अधिकार सोसाइटी ने बनाए थे, समाज में ऐसे कुछ अधिकार बना दिए थे जो क्रमिक विकास की तरफ से बने थे, तो ऐसे अधिकारों का राज्य को करने से क्रांति करेगी। वर्ग के अनुसार स्वतंत्रता अभिरुचि का विषय अधिकार करने, वर्ग कहता है स्वतंत्रता कोई अधिकार नहीं है, लिबर्टी, अभिरुचि एप्टीट्यूड है। आपने कहा कैसे गुरुजी, देखो एप्टीट्यूड है, हर आदमी वेरी करता है, वो धीरे धीरे क्रमिक विकास से बनती है। अब मैंने एक एग्जांपल दिया आपको शादी वाला, तो क्या स्वतंत्रता है और क्या है, ये अधिकार नहीं है, अभिरुचि है, उसको उसमें मजा आ रहा है। अब एक बात बताओ आप मुझे कि मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं करण विक्रम से शादी कर लूं, शादी का क्या फायदा, बेकार शादी है। कुछ लोगों को लेकर अच्छा लग सकता है कि करण विक्रम से शादी कर ले, अभिरुचि टेस्ट है उसका। अब बताओ किसको अच्छा लगेगा, अन्नू जो है निखिल शादी कर ले, अब कैसे करेगी बेचारी, अब कर लेगी तो क्या है, ये क्या अधिकार नहीं, अभिरुचि है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है एप्टीट्यूड है, एक आदमी की इच्छा पर डिपेंड करता है कि आदमी उसे कैसे बनाएगा, सिंपल सी बात करने की कोशिश करते हैं भाई, कुछ नहीं कहते, व्यक्ति की परस्पर इच्छा पर निर्भर करता है। एप्टीट्यूड है, फिक्स नहीं है कि यही मिलेगा आपको, क्या इसका मतलब समझो, ये क्या कह रहा है कि कोई स्वतंत्रता फिक्स नहीं है कि 1 लीटर आपको मिलेगी, ये स्वतंत्रता आपकी फिक्स नहीं है, ये क्या है एप्टीट्यूड के अनुसार बदलती रहती है और ये क्रमिक विकास के कारण आगे बढ़ती रहती है। हमारे संविधान में राइट टू लाइफ लिखा, आर्टिकल 21 लिखा है, आर्टिकल 21 स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 21 तक, क्या फिक्स नहीं है। अगर व्यक्ति आज भी काम करना शुरू कर लेता है, साथ शादी करना शुरू कर दिया, तो कल को हो सकता है, मैं आज आपको घोषणा कर रहा हूं ये बात, आज से 10 साल के बाद तुम ये सुनोगे कि निक्की ने, सुनना मैं बता रहा हूं तुझसे, लिख के ले लो, आज मेरे वचन है, क्रमिक विकास वालों के वचन है, मतलब मुझे, मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक विचार को सपोर्ट करने की बात कर रहा हूं। आज से 10 साल के बाद तुम सुनोगे कि निक्की ने अपने कुत्ते टॉमी से शादी कर ली,
ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ गारंटी के साथ सुनोगे कि निक्की ने अपने कुत्ते टॉमी से शादी कर ली। देखना एक दिन ऐसा और से आएगा और इसको भी सुप्रीम कोर्ट वैलिड करेगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें टकराव आएंगी। तो इसमें क्या निक्की हो सकती है कि टॉमी से प्यार है, अब टॉमी कैसे बोलेगा मुझे निक्की से प्यार है? और भी शादी के क्या अधिकार रखे रखे बोला है ऐतिहासिक अधिकारवादियों के सिद्धांत है ये कि भी कब देखना होगा ना भाई, कि भाई बात क्यों सुनो, चलो तो टॉमी से शादी करेगी आज से 5 साल के बाद। 10 साल बड़ी बात है। पुलिस में पढ़ोगे कि निक्की नाम की महाराष्ट्र की लड़की ने टॉमी नाम के कुत्ते से शादी की। नाचते जो रहेगा ठीक है, कन्फर्म है। ये क्या है कि कोई अभिरुचि का मामला है, कोई पर्सनल वो नहीं है। ठीक है, अब मेरे साथ ही होगी तब उससे हो सकता है कि डिबेट में हम आप कुछ बन जाएंगे, हम भी कुछ रहेंगे, साथ में मिलकर बात करेंगे इस फ्यूचर में। फिर मैं तब बताऊंगा कि ऐतिहासिक अधिकारवादियों का सिद्धांत है ऐसा करने की पावर 11 बजे सो गई है जैसे पावर वाली पता है वो ब्लैक कलर की पट्टी चल रही है। क्लियर? वर्ग के अनुसार सरकार का दिया अधिकारों की व्यवस्था करना नहीं था बल्कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना था। एडवर्ड बर्ग कहता है कि सरकार का दिया अधिकारों की व्यवस्था करना नहीं था, ये सरकार के अधिकार बना दिया। कहता है कि सरकार का दिया था आदमी को कम कुत्ते ज्यादा प्यार किया। नहीं जरूरी है कुत्ते से शादी करेगी टॉमी से, हो सकता है वो अपने साथ में शादी कर ले, कुछ भी हो सकता है, टेंशन मत लो। मतलब ये कहने का मतलब बता रहा हूं 11 बजे ये समझ आओ, ये भी सकता है कि रिंकी नहीं हो सकता है कि दिन में कई बार उठ गई फिर सो गई, रिंकी से कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में कई बार उठ गई सो गई मैं। ये पर मानते हैं कि व्यक्ति को प्राप्त अधिकार परंपराओं से प्राप्त होते हैं, ट्रेडिशन परंपरा। ठीक है, वर्ग के अनुसार ये अधिकारों की व्यवस्था करना नहीं था बल्कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इस सरकार का उद्देश्य ये नहीं है कि अधिकारों की व्यवस्था करना, सरकार का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और मानवीय आवश्यकता क्या है कि निक्की को लगता है कि टॉमी से ज्यादा प्यार कोई नहीं करता, तो निक्की की आवश्यकता है कि उसे टॉमी चाहिए। पहली बात तो शादी की व्याख्या अलग है, फिर शादी की व्याख्या की जाएगी। शादी की व्याख्या में शारीरिक संबंध कोई नहीं, शादी की व्याख्या मैरिज रिलेशन, मैरिज और वेडिंग में डिफरेंस है। जब भी निक्की करेगी शादी कुत्ते के साथ तो वेडिंग नहीं कही जाएगी, तो मैरिज कही जाएगी। मैरिज शादी और विवाह में फर्क है, तो विवाह नहीं करेगी, शादी करेगी। शादी का अलग ही कॉन्सेप्ट है, राजनीति विज्ञान के विचारक हैं हम, तो शादी को डिफाइन करेंगे। विवाह अलग चीज है, शादी अलग चीज है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। निक्की कुत्ते के साथ विवाह नहीं करेगी, शादी करेगी। विवाह करेगी तो धर्म ले जाएगी, मुस्लिम धर्म ले जाएगी। विवाह एक ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है, शादी एक पर्सनल एस्पेक्ट है। आई मैरिज विद माय स्टडी, आई मैरिज विद माय बुक। मैं पॉलिटिकल साइंस से शादी करना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू मैरिज विद पॉलिटिकल साइंस। मैं राजनीति विज्ञान से विवाह शादी कर ली, आई मैरिज तुम भी कर सकते हो, चाहोगे ना न्यूज़ जाना। ठीक है, तो मैरिज एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो डिसिप्लिन अलग की, उसकी अलग ही व्याख्या है। शादी की व्याख्या बहुत तरीका से अलग है, मैरिज एक अलग चीज है, विवाह एक अलग चीज है। आप अपने पति के साथ विवाह करके आएंगे तो नर्मदे वासुदेवाय नमः, ये विवाह है, और शादी एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वर्ग के अनुसार अधिकारों का स्रोत हमारी परंपराएं, रीति रिवाज होती है, परंपराओं के अधिकारों को जन्म देती है। यानी ट्रेडिशन से परंपराओं से अधिकार बनते हैं, अधिकारों के लिए कोई कुछ भी एग्रीमेंट आती वो चीज नहीं हुई है। वो फिल्म समझ गए होंगे मेरी बात, आदर्शवादी को समझ गए, ऐतिहासिकवादी को सिद्धांत। मेरा भी दिमाग गर्म कर दिया, अब लॉस की बनाना है, नहीं बहुत कंटेंट बनाया है, लोगों ने इतना कंटेंट क्रिएट किया कि मेरे दिमाग की नहीं कर दी, खत्म कर दिया इसको। ये नेट के लिए सारा कंटेंट बीजेपी से काफी ऊपर की चीजें हैं। सर एमपी के एक आदमी ने शादी की है कुछ दिन पहले, आदमी ने आपने को निशान बनाया है, क्या बनाया? कुत्ते शादी किया है, आपने क्या बनाया है? कुत्ता सांड क्या है? सवाल इसको लिखकर भेजें एक बार आप। मैं कह रहा हूं अगर राजनीति विज्ञान समझने लगे ना, समाज में क्या हो रहा है हर जगह विज्ञान है। फिर पहले आपको पता नहीं बात, लास्ट की अपनी प्रति ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बहुत किताब है, कौन सी आती है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी किताब है? एक नंबर में क्वेश्चन बनेगा, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी किताब है? लास्ट की बुक है, अधिकारों की अवधारणा की बात है। देखो एक बात आप याद रखना, आज से 10-15 साल के बाद व्यक्ति के अधिकारों की सरकार की पावर नहीं लगेगी। क्रोकोडाइल बताओ, देखो सर एक आदमी ने छपकली शादी की है, ठीक है नहीं, कॉन्सेप्ट समझो तुम, शादी का संबंध है नहीं शारीरिक संबंध, तो शादी कर ली छपकली के साथ, तुम भी कर लो, कर ली तो करो, इसे भेजो कि सर मैंने शादी कर ली तुलसी के पेड़ के साथ। इससे क्या पॉजिटिव हो सकता है? तुलसी के पेड़ से शादी कर ली, बताओ। लेकिन फिर हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा, लेकिन मैरिज एक्ट अलग चीज है। आप छपकली से भी शादी करके हिंदू मैरिज एक्ट नहीं लगेगा आपको, क्योंकि मैरिज है, मैरिज क्या होता है? शादी। अब आप दूसरे छपकली शादी कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो मैरिज एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, ये विचार नहीं होता है। तो आगे देखना, आज से कुछ समय के बाद ये वैलिड हो जाएगा कि आदमी कुछ भी कर सकता है, वो चाहे 50 शादी कर सकता है, वो चाहे तो अपनी बात करके बना सकता है, वो चाहे तो किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बना सकता है। आज से 10 साल के बाद आदमी इतना लिबरल और इतना फ्रीडम हो जाएगा आदमी के पास कि वो जो सोच सकता है वो कर, जो सोचा वो करेगा। किसी प्रकार की पाबंदी व्यक्ति के ऊपर आरोपित नहीं होगी अगर लिबरल बर्तन करेगा। ठीक है, बात समझ गई? तो आदमी जो सोचेगा वो कर सकता है। 10 साल के बाद आप देखना, और उदाहरण ये आगे चल के आगे बढ़ता जाएगा, लिबर्टी मूव कभी खत्म नहीं होती। तो आदमी कुछ भी करेगा, महिला से पुरुष बनेगा, पुरुष से महिला बनेगा, जेंडर चेंज होने लगे। तो लास्ट के अनुसार अधिकारों की उदाहरण समाज से निकलती है, समाज यानी समाज जो है उससे अधिकार निकले, राज्य अधिकार निकले, ग्रामर और प्रोडक्शन लास्ट की बात करेंगे। लास्ट के अनुसार राज्य कुछ अधिकार अवश्य सुनिश्चित करने चाहिए। राज्य संपूर्ण कल्याण की खातिर अधिकार पर लगा सकता है। राज्य का विरोध करना व्यक्ति का अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य। तो क्या कहता है लास्ट कहता है कि राज्य को व्यक्ति को अधिकार अवश्य देने चाहिए। राज्य कुछ अधिकारों पे प्रतिबंध लगा सकता है कि आपने ऐसा कुछ करेगा जो समाज के खिलाफ होगा। तो समाज के विरुद्ध क्या होगा? समाज के विरुद्ध होगा तो दोनों बातें समझो, ये बात सबने सपोर्ट करी है। समाज के विरुद्ध होगा, समाज की प्रथाओं के विरुद्ध होगा, तो किसे शादी करेगा? ठीक है, तो समाज के विरुद्ध होगा, समाज के अधिकारों के विरुद्ध होगा। उससे क्या होगा? राज्य के पास अधिकार होगा कि राज्य उसमें रोक लगा सकता है।
लगा सकता है, थोड़ी थोड़ी पावर है। ऐतिहासिकवादियों में समाज के विरुद्ध होगा, इस सब में राज्य को लगाने की पावर दी है थोड़ी थोड़ी, बस प्राकृतिक अधिकार नहीं दी है, ठीक है। प्राकृतिक अधिकार के बिल्कुल रोक लगाने की पावर नहीं है। और बोला सर ये कह रहा है वही बॉडी का प्रॉब्लम तो पापा ये अधिकार है कान में लॉक वाली बात बोलेगा, ठीक है। आगे चले भाई, आगे चले। राज्य का प्रतिरोध करना व्यक्ति का अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य हो जाता है। व्यक्ति को भी अधिकार है कि व्यक्ति राज्य का प्रतिरोध कर सकता है, ऐसा लास्ट की मानता है, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति के पास व्यक्ति आंदोलन करता है, अब इस बात को सपोर्ट करता है, ये पहली बात है। इसको सपोर्ट करते प्राकृतिक अधिकारवादी बिल्कुल नहीं लगा सकता, इसको सपोर्ट करते संवैधानिक या वैधानिक अधिकारवादी कि नहीं राज्य के अंदर जाने की पावर व्यक्ति के पास है, एक दूसरे की जान दुश्मनी रेडी करना आने को तो ले गई हो, ठीक है। बस में एक दूसरे जान दुश्मनी है, उसके अनुसार अधिकारों का औचित्य उसकी अभियोजन के आधार पर आंका जाना चाहिए जो उसकी उपयोगिता है। आधुनिक राज्य बोझों भी करने के राज्य आलोचना कर सकता है। क्लास के अंदर न्यायपूर्ण समाज में राजनीतिक सामाजिक आर्थिक तीन तरह के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। करेक्ट, एक जो न्यायपूर्ण समाज होगा उसमें राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक तीन प्रकार के अधिकार व्यक्ति को प्राप्त किए जाएंगे, चाहे किसी प्रकार का समाज क्यों ना हो, अगर वो न्यायपूर्ण समाज है तो इस बात में आधुनिक राज्य का बेजोड़ केंद्रीकरण अधिकारों के आदर्श का संस्थान, आधुनिक राज्य का बेजोड़ विकेंद्रीकरण अधिकारों के आदर्श रूप का दस्तूर है। इसका मतलब क्या है, पूरी प्रैक्टिकल लाइन है, इस लाइन को समझोगे। जो आधुनिक राज्य है ना, जो मॉडर्न स्टेट है, तो मॉडर्न स्टेट के अंदर बेजोड़ विकेंद्रीकरण, मॉडर्न स्टेट में क्या हो रहा है आप देख रहे हो कि मॉडर्न स्टेट आदमी के ऊपर कब्जा करता चला जा रहा है। ये क्या है, अधिकारों के आदर्श रूप का दस्तूर है। यानी स्टेट क्या कर रहा है, अपनी पावर को बढ़ाता चला जा रहा है, विकेंद्रीकरण कर रहा है, और क्या कर रहा है देख रहे होंगे आप, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति को कब्जा करता जा रहा है। ये क्या है, ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये आदर्श रूप का दस्तूर है। बस भाई आदर्शवादी पता कौन है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा आपको। एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, कहीं नहीं होता है, क्या नाम है, रवि कुमार आदर्शवादी, तो सुनील चौधरी सिद्धांतवादी है, यानी वो वैधानिकवादी है, राज्य का सपूत। और आदर्शवादी कौन है, आदर्शवादी है आपका। तो अगर आपको आदर्शवाद की बात करनी हो कभी और आपको लगे कि आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है, आप कैटेगरी में चले जाएं, उसके बाद समझाएं कि सर देखिए राज्य मेरे खिलाफ साजिश चला रहा है, मैं आपको लिख कर दे दूंगा, और बात को बता लीजिएगा, वो आपकी पूरी बात सुनेगा, क्योंकि वो इससे प्रभावित है। आदर्शवाद आपकी पर्सनैलिटी होती है, आप इस प्रकार के विचार रखते हो, आपकी पर्सनैलिटी रखते हो, तो आपको बन जाता है। लास्ट के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्रता को सार्थक बनाने के लिए रोजगार का अधिकार आवश्यक है। तो लास्ट ने तीन अधिकारों के बारे में बात करी, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 100%। लास्ट की प्राकृतिक सामाजिक राजनीतिक अधिकारों की बात करता है, लास्ट की आधुनिक समाज में या न्यायपूर्ण समाज में किन अधिकारों की बात करता है, तीन अधिकारों की। रोजगार के अधिकार के संपूर्ण होने तो लास्ट ये इसको सपोर्ट करता है। लास्ट के विचार में सरकार की आलोचना करने का अधिकार शामिल है, जो लोकतंत्र का मुख्य आधार है। एक बात और, लास्ट ये कहता है कि सरकार की आलोचना करने का अधिकार व्यक्ति का अधिकार है, लोकतंत्र का आधार। अगर व्यक्ति सरकार की आलोचना कर नहीं पाएगा, काय का लोकतंत्र बेटा मान लो क्या, आज हमने सॉरी नई किताब खरीदी है, हमारे सॉरी की बुक्स आई है बहुत सारी, हमने किताबें आई है, मेरे भाई साहब किताबों को खा रहे हैं, देख रहे हो। तो लोग जाओ गो एंड टेक में ब्रिंग अ बैग। अब 1 साल का हुआ नहीं है, बेसिक ट्रेनिंग में स्टार्ट करनी है, मैं पढ़ाता हूँ। अब इसकी बेसिक ट्रेनिंग चल रही है, इसकी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग इसकी मम्मी द्वारा कराई जाएगी, तब मैं चाहता हूँ इसकी ट्रेनिंग बाहर है। तो क्या है, एग्जाम्पल समझो, ये क्या सीख रहा है अभी ट्रेडिशन प्रथा है, अब इसको चीज सिखाई जाएंगी, उनको राज्य विरोध करे, राज्य बोले नहीं सॉरी तुम गलत जा रहे हो, तो बोलेगा नहीं मेरे पापा ने बताया था मुझे। अब क्या है, ये क्या होगा, तो ये जो बनेगा अब इसके विचार बनेंगे। अब ये हमेशा इसको बोला कि नहीं यही करना है, तो राज्य की डंडा के अंदर कार्य करेंगे। इसको बोला नहीं राज्य बेटा पुलिस वाले, देखो 2 प्रकार के विचार है। किसी बच्चे को पता हो बेटा पुलिस वाले जो अंकल से दूर रहना, ये हमेशा कर लेते हैं, तो क्या सोचेगा कि पुलिस वाले राज्य है, डंडा है, गलत चीज है। उसको बोले पुलिस वाले तुम्हारे बाप के नौकर है, जब भी कोई समस्या के पास जाने से कहना समाधान करो, ना करें तो मुझे बताना। तो देखो फिर क्या समझेगा कि राज्य हमारा नौकर है, राज्य हमारा शासक नहीं है। तो ये ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मानसिक विचार किस प्रकार से। तो जो आदर्शवादी है या जो ऐतिहासिक सिद्धांतवादी है, ये देखो आदर्शवादी आपकी बड़ी, सिद्धांतवादी जो है सिद्धांतवादी क्या कहते हैं कि राज्य के पास अधिकार है थोड़ी बहुत, लेकिन राज्य को व्यक्तिगत अधिकार ज्यादा प्रोवाइड करने चाहिए, कि व्यक्ति की प्रथाओं से ट्रेडिशन से अधिकार को निर्माण करे। लास्ट के अनुसार अधिकार सामाजिक अवधारणा है जो सामाजिक जीवन से गहराई से जुड़े हैं, ठीक है। ये कहता है कि सामाजिक अवधारणा है जो सामाजिक जीवन से गहराई से जुड़े हैं। राज्य ने प्रदान की है, राज्य का रक्षक है, अगर कोई इसका बच्चा बनता है तो राज्य के खिलाफ लोग आंदोलन कर सकते हैं, लोग राज्य की बुराई भी कर सकते हैं, बस राज्य को इतनी रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है आपकी समझ में सारी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। अधिकारों के अनुसार लॉ कहता है कि अधिकारों की अनुमति में व्यक्ति अपने समस्त विकास के दावा करते हैं, व्यक्ति के विकास की बात करता है। लॉ कहता है कि अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अधिकार के कर्तव्य के बीच संबंध जोड़ देता है कि अधिकार का अगर आप पालन करते हो तो आपको कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि कर्तव्यों की बात तो करते हैं ऐतिहासिकवादी, बस प्राकृतिकवादी कर्तव्यों के बारे में कोई बात नहीं करते, ऐतिहासिकवादी प्राकृतिक कर्तव्यों के बारे में। लॉ के सिद्धांत अधिकारों का कार्यात्मक पहलू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार नोट कर लेना। कार्यात्मक पहलू क्या है, कार्यात्मक पहलू होता है कि अधिकारों का कार्यात्मक पहलू वाली जो अधिकार व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, जो उसके काम में आने वाले, जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, वो अधिकार व्यक्ति को मिलने चाहिए, उन पर राज्य किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, ठीक है। लास्ट की कानूनी सिद्धांत की बात करते हैं, और कानूनी सिद्धांत क्या था कि राज्य ने अधिकार दिए, राज्य के पास पावर है, राज्य इन्हें कभी गिरा सकता है, रोक सकता है, राज्य के खिलाफ व्यक्ति नहीं जा सकता, इसका लास्ट की है। समझ आ गया होगा पॉइंट जो मैंने समझाया। अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत क्या कहते हैं, नेक्स्ट है और लास्ट अधिकारों का क्या हुआ, अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत क्या कहता है, इसमें पढ़ते हैं। इस सिद्धांत का जन्म यूरोपीय समाज में पोप, धर्म, चर्च, राजा, सामंतों की बढ़ती निर्भरता के प्रमुख होता है। उदारवादी सिद्धांत क्या कहता है, यूरोपीय समाज में पोप, धर्म, चर्च,
राजा सामंतों की निर्भरता बढ़ रही हो और इसके विरुद्ध भी अधिकारों का विस्तार है। इसके समर्थक है जॉन लॉक, प्राकृतिक अधिकारवादी, मिल, मैकाइवर, मॉन्टेस्क्यू और थॉमस पेन। इसके समर्थक है उदारवादी अधिकार। उदारवादी और प्राकृतिकवादियों में कोई खास अंतर नहीं है। उदारवादी लिबर्टी में जोर देते हैं। उदारवादी बात को मानते हैं कि व्यक्ति का जो मन कर रहा है उसे करने दो, जो करता है करने दो, रात के बज के होने दो, जो हो रहा है होने दो। ये उदारवादी कहते हैं। जो हो रहा है होने दो, रात के बज के होने दो, जो कर रहा है करने दो। ठीक है, ये उदारवादी कहते हैं। उदारवादियों का विचार है ये। अब समझ में क्या है? ये सिद्धांत निरंकुश शासकों की प्रत्येक प्रक्रिया का स्वरूप है। यानी कि निरंकुश शासक हुए, उन शासकों से उदारवादी ने कहा कि जो हो रहा है होने दो, रात के बज के होने दो। ठीक है, अब ये उदारवादी इस बात को करते हैं कि शासक निरंकुश है, आप क्यों रोक रहे हो भाई? वो क्या था बेसिकली मैं बताऊं आपको, धार्मिक जैसे आज की साइड में हिंदू धर्म में मान के लोग कोई धार्मिक संस्था बन जाए जिसके माध्यम से राज्य को डायरेक्शन दी जाए, उसे आप पोप कहते हैं। बेसिकली ऐसे धार्मिक संस्था जो ये बताए कि व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म में जो लिखा है वही सब कुछ है। फिर पोप बाद में कहने लग गया कि राजा जो है वो धर्म के अनुसार कार्य करेगा। पोप राजा पोप का विरोध हुआ, राजा पोप का विरोध हुआ क्योंकि राजा पहले पोप था सबसे ऊंची पोप, राजा है, राजा ने पोप का विरोध किया। पोप ने कहा अरे पागल तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू मेरा बच्चा है। राजा ने कहा पोप ने प्रयास किया, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप लोग विचार भी पढ़े होंगे कि राजा कौन है? राजा तो भगवान की सीधी उतारी हुई बनाई हुई कयामत। तो पोप और राजा एक हो गए। लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया, लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया तो उदारवाद है। पोप और राजा दोनों निकम्मे, दोनों बेकार है, दोनों मिले जुले, ये सब बेकार है। ठीक है, मैंने बात देखी मतलब यानी ऐसे धार्मिक संस्था सब कुछ संस्था। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं विचार क्या कहते हैं। आइए देखें सिद्धांत के अनुसार अधिकार व्यक्ति के होते हैं, समाज के नहीं। ये कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है देखो ये इंडिविजुअलिटी में जोर देते हैं। उदारवादियों का जो विचार है ये व्यक्ति को परम मानता है, अणुवादी विचार है। और अणुवादी विचार क्या कहता है? अणुवादी विचार क्या कहता है कि एक आदमी, दो आदमी, रिंकी, रिंकी, टिंकी, पिंकी, चिट्टू, सौरभ, नीरू, गौरव, ये देखो बिट्टू, ये देखो विक्रम, ये सभी जो है अलग-अलग लोग हैं। चेली, बाबू, पिंटू सब अलग-अलग लोग हैं। तो अब ये पूरा मिलकर तो समाज हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं व्यक्ति समाज का हिस्सा है, सब जुड़े हुए। कुछ लोग कहते हैं उदारवादी कहते नहीं पिंटू एकदम अलग है, उसे चिट्टू से कोई संबंध नहीं है। तो व्यक्ति को अणु के रूप में मानते हैं। ये व्यक्ति अणु के रूप में अलग-अलग पड़ा हुआ है, इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। बस क्लियर। चलिए ये सिद्धांत अधिकार को स्वतंत्रता का रूप मानते हैं। ये कहते हैं समाज को नहीं कहते, समाज जो है पूरा समाज हो गया बिल्कुल नहीं, समाज मानते हैं हर व्यक्ति अणु, हर व्यक्ति को अपना अधिकार प्राप्त। यानी अगर आप ये कहें कि आपका परिवार है, परिवार समाज का हिस्सा है, क्या परिवार कुछ नहीं है? करण अलग है, उसको करण के अधिकार प्राप्त है। सौर्य अलग है, उसको सौर्य के अधिकार प्राप्त है। सौर्य और करण में कोई संबंध नहीं, दोनों को अलग अलग अधिकार दिए चाहिए। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं कि अब सौर्य का जन्म हुआ तो सौर्य को प्राकृतिक अधिकार दिए, करण का जन्म हुआ तो करण को भी प्राकृतिक अधिकार दिए। सौर्य और करण में कोई संबंध नहीं है, सौर्य और करण अलग अलग है, दोनों को प्राकृतिक अधिकार दिए। ये कहते हैं कि फ्रीडम, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब लिबरल है। आप इस बात को समझ रहे हो, जानते हो, मैं शाम में अरे बोलो हाँ या ना। इस सिद्धांत में राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों को आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के बीच अधिक किया गया है। सिद्धांत में राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों के बीच अधिक किया गया है। सिद्धांत में राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों, जो राजनीतिक और नागरिक अधिकार है, उस सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के बीच अधिक किया गया है। व्यक्ति की जो पॉलिटिकल राइट है, वोट डालने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये समाज से ज्यादा अच्छे अधिकार है। समाज के अधिकार बहुत बात है, व्यक्ति को समाज के सही मानते हैं यार। यूएनओ महासभा द्वारा मानव अधिकारों का सार्वभौमिक दृष्टिकोण आ रहा है। यूएनओ के चार्टर 1948 का 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस था, जिसका जो बेस है वो उदारवादी अधिकार है कि व्यक्ति को सब कुछ मानते हैं। यानी रिंकी यार, अब आप लोग क्या कहोगे? मैडम जब रिंकी टॉमी से शादी करेगी, अब मेरी बात को सुनना पड़ेगा ध्यान से। तो एक विचार का है कि जो कहेंगे कि नहीं रिंकी अगर टॉमी तुमसे से शादी करेगी तो समाज पर नहीं प्रभाव पड़ेगा, रिंकी को अधिकार देगा, रिंकी को अधिकार देगा, समाज पर नहीं प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब समझना नहीं बात। तो कहते रिंकी के पास राइट नहीं है कि रिंकी टॉमी तुमसे शादी करेगी, समाज पर प्रभाव। ठीक है, ऐसा नहीं होता। उदारवादी कहते हैं कि रिंकी का प्रभाव समाज से, रिंकी क्या मतलब है? रिंकी अलग पैदा हुई है, रिंकी क्या मतलब है समाज से? उदारवादी ऐसा कहते हैं। अगर रिंकी ने टॉमी से शादी कर ली, क्या बन गई? इसको फिर समाज ने स्वीकार कर लिया। जब समाज ने इसको स्वीकार कर लिया और फिर रिंकी ने भी टॉमी से शादी कर ली, फिर वीरू ने भी शादी कर ली मुखिया से। जब समाज ने इसको स्वीकार कर लिया तो धीरे धीरे ऐतिहासिक सिद्धांत बन गया। अब राजकीय इसको अधिकार के रूप में मानता है। ऐसा ऐतिहासिक बात कहते हैं। मुझे लगता है कि आपके सामने बात आ रही है, मुझे समझ रही है। तो ये कहते हैं समाज का रिंकी है, टॉमी रिंकी टॉमी को पसंद है, रिंकी टॉमी शादी करेगी, समाज क्या प्रॉब्लम है? यही विचार, इसी विचार के आधार पर लेस्बियन मैरिज और गे मैरिज को भारत के संविधान में, यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस विचार को माना है। उदारवादियों का विचार है लेस्बियन मैरिज और गे मैरिज। यार लेस्बियन का मतलब लड़की लड़की शादी कर, लड़की लड़की शादी। ये जो विचार है अधिकार तो है, ये एक उदारवादी का विचार है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। तो समाज में ऐसा होगा धीरे धीरे राज्य को चल जाएगा। विभिन्न देशों में संविधान के जो अधिकार दिए गए उन्हें विचारधारा एवं धारणा पर आधारित है। उदारवाद के अनुसार अधिकार की प्रकृति वर्ग चरित्र है। उदारवाद अधिकारों को स्थायी मानता है। उदारवाद के अनुसार अधिकार की प्रकृति वर्ग चरित्र है, यानी हर वर्ग को अलग अलग होती है, कोई पूरी होनी चाहिए। अधिकारों को स्थायी मानता है, अधिकार स्थायी है। जो संविधान अधिकार दिए गए उन्हें विचारधारा पर आधारित है। हर देश के संविधान में अलग अलग अधिकार दिए गए, विचारधारा पर आधारित है, वो अलग अलग राज्य में अलग अलग है। संविधान में जो अधिकार आपको दिए व्यक्ति के अधिकारों की, व्यक्ति को अच्छा नहीं दिए। उदारवादियों का एकदम मुख्य केंद्र व्यक्ति है। व्यक्ति सब कुछ है, व्यक्ति परम ब्रह्म है, व्यक्ति सब कुछ है, इसके अलावा समान कुछ नहीं। उदार अधिकार कर्तव्य को अलग अलग मानता है, उदारवाद अधिकारों कर्तव्य को अलग मानते हैं। उदारवाद के अनुसार अधिकारों का सामान्य नियम को बनाया जा सकता है। सामान्य
जनरल बिल पे आप लगा सकते हैं। यही उदारवादी और प्राकृतिकवादी मंत्र है। प्राकृतिकवादी अधिकारों पर कुछ नहीं लगाते हैं, उदारवादी अधिकारों पर कुछ लगाते हैं। उदारवाद नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों को बदल देता है, पॉलिटिकल और सिविल राइट्स को बदल देता है, समाज के अधिकारों को सपोर्ट करता है। ठीक है, प्रिंट आउट निकालो इसका सभी का। अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्स एंगल्स लेनिन ने किया। मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है? उदारवादियों की प्रवृत्ति की प्रक्रिया स्वरूप ये संपत्ति अधिकार की क्रिया आलोचना है। तो जो मार्क्सवादी अधिकार है, मार्क्सवादी क्या है? भाई मार्क्सवादी अधिकार जो है वो उदारवादियों के अगेंस्ट है। ये कहते हैं कि उदारवादी क्या कहते हैं? संपत्ति व्यक्ति का अधिकार है, संपत्ति व्यक्ति का राइट है, संपत्ति व्यक्ति को मिली है, ऐसा उदारवादी मानते हैं। संपत्ति व्यक्ति का अधिकार है तो मार्क्सवादी कहते हैं संपत्ति व्यक्ति का अधिकार नहीं है। उदार मत करो, ऐसा बिल्कुल नहीं, संपत्ति व्यक्ति किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। ये उदारवाद के अगेंस्ट विचारधारा पैदा होती है। उदारवाद ने व्यक्ति को फ्री छोड़ दिया, तब विचारधारा क्यों पैदा हुई? तो उदारवाद ने व्यक्ति को फ्री छोड़ दिया, ताकि व्यक्ति है एक, इसमें कोई कंट्रोल नहीं किसी का। तो हुआ क्या? दोनों ने काम क्रिएट किया। उदारवाद ने व्यक्ति को फ्री छोड़ा तो ये आत्मिक की ज्यादा बात करने लगे थे। ये सामाजिक की बात करते तो व्यक्ति नंगा रहता, कुछ और करता, आत्मिक की बात करते। इसके व्यक्ति ने क्या किया? जब फ्री रहा तो उस राज्य का कंट्रोल नहीं रहा तो उसने खूब धन कमाया और धन इसके चारों आसपास आगे लिपट गया। क्योंकि आत्मिक स्वतंत्रता की बात करते नहीं, सामाजिक की बात करते तो फिर आदमी चोरी काम करता, इसकी शादियां करता, कितनी अच्छी बात होती, आदमी की 100 बीवियां होती, 100 पत्नियां होती। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, आत्मिक स्वतंत्रता पर जोड़ दिया। जोड़ दिया तो व्यक्ति के पास संपत्ति आगे लिपट गई। अब संपत्ति वैल्यू फिक्स नहीं, भाई प्रॉपर्टी कैसी है? प्रॉपर्टी का वैल्यू फिक्स है। एक ही धरती आपके पास 50 धरती तो है नहीं। अब ये सारी प्रॉपर्टी आगे व्यक्ति ऐसे लिपट गई, जब एक के पास सारी प्रॉपर्टी लिपटी, सारा पैसा निकलता और राज्य इसका रोक नहीं कर सकता था। उदारवादी ने गलती कर दी। उदारवादियों ने सामाजिक अधिकारों की बात करके आर्थिक अधिकारों पर राज्य को रोक दिया कि राज्य आर्थिक अधिकारों पर पाबंदी न लगे और राजनीतिक अधिकार पाबंदी लगे। राजनीतिक अधिकार क्या था? वो समानता का विचार है कि एक आदमी एक ही वोट है, वो एक आदमी 100 वोट डाल सकता है, लेकिन एक आदमी 100 वोट चांदी इकट्ठी कर सकता है। भाई अब ये हुआ कि सब कुछ इसके पास आके लिपट गया, सब कुछ इसके पास आके लिपट गया। प्रॉपर्टी हाथ से किसकी? सब कुछ इसके पास आके लिपट गया। तो मार्क्सवादी बच रहा, मार्क्सवादी दिखाते तो सारी प्रॉपर्टी इसके पास आके लिपट गई, चुप हो रहे। तो राज्य को इसका रोक करना चाहिए। तो मार्क्सवादियों ने उदारवादियों के अगेंस्ट जो विचार उठाया वो सीधा विचार उठाया संपत्ति का। मार्क्सवादी उदारवादियों के बीच में टकराव है, वो आर्थिक स्वतंत्रता का टकराव है, संपत्ति का टकराव। ऐसा नहीं कि मार्क्सवादी कहते होंगे, उदारवादी कहते हैं कि इंसान को अधिकार है कि वो स्वतंत्रता दी है कि वो जीवन को जिए। तो मार्क्सवादी इसको रोक लगाते हैं, व्यक्ति स्वतंत्रता दी है व्यक्ति को, स्वतंत्रता है व्यक्ति के पास वो है जीवन के लिए। मार्क्सवादी इसको रोक लगाते हैं, मार्क्सवादी व्यक्ति की सामाजिक स्वतंत्रता को रोक लगाते। लेकिन बात का बात खत्म हुआ और मार्क्सवाद साम्यवाद नहीं, और साम्यवादी कौन है? चीन वाले। और चीन वाले आरामी ने क्या किया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी। मार्क्सवाद शुरुआत में व्यक्ति का पाबंदी लगा था, अभी आप देखना अधिकारों को सपोर्ट करेगा मार्क्सवाद, तो ये बड़ा पाप। लेकिन वो जो आर्थिक अधिकार थे उन्होंने मार दी थी, तो आर्थिक अधिकारों की विरोध करते हैं साम्यवादी। मार्क्सवादी साम्यवादी ने क्या कहा कि नहीं 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 नहीं, साइंस के आरामियों ने स्वर्ग मजे से रहा है, स्वर्ग समझ में आ रहा है, तो ये कह रहा है कि मेरी समझ में आ रहा है क्या है मार्क्सवादी और क्या है साम्यवादी। मुझे समझ आ रहा है मार्क्सवादी साम्यवादी क्या है। सॉरी, मार्क्सवादी साम्यवादी क्या समझ आ रहा है? ये सीख गया कि पापा जब मुझे क्या करते तो मुझे बाय करनी होती है। क्यों भाई? नाउ जस्ट बैलेंस करो, बैलेंस। समझ गया कि जब क्या कहा गया था? देखो स्वर्ग की गया हो गई है, प्रिया खो गई है, यहाँ से कोई यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, आगे 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 स्वर्ग की हो गई ना, हो गई यहाँ पर इसने निकली, यहाँ आटा खाया, यहाँ पर चारा खाया, यहाँ से निकली और पानी पानी चलो पानी छोड़ दी जब गिरी नीचे जाओ। मैं बहुत रोता है, चले जाता हूँ, बहुत रोता है, जैसे बहुत रोता नहीं भाई, टिंगर रोता है ये। बस जब मैं क्लास लेता हूँ तो समझता है कि उदारवादी क्या थे, मार्क्सवादी क्या थे, समाजवादी क्या थे। चलो आओ अब देखो, इस पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है ये क्या है? स्ट्रेस दूर कर रहा है तुम्हारा, ये दिमाग रहता था पहले स्ट्रेस की वजह से दूर करने स्ट्रेस इससे नहीं पड़ रही पापा क्यों था पापा क्यों पापा क्यों पापा क्यों लो भाई आओ। एक घंटे क्लास दी मैंने, एक घंटे क्लास 2 बार दी है। आज मैं कितनी क्लास में आया था बताइए? करके दोनों अलाउ कर दिया इसका आना। आपको क्लास तक लिखी लेते थे, ठीक है? समझ में आया बात? ओके गाइस, पॉइंट इज क्लियर? समझ में आया? अब देखो क्या करते हैं मार्क्सवादी। मार्क्सवादी मार्क्स एंगल लेने से समर्थक है। उदारवादी पर प्रबोध किया संपत्ति की आलोचना की। इसका मतलब क्या है? मार्क्सवादी ने अधिकारों का अर्थ कैपिटल संसार में होते हैं, ये व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है। ये व्यक्ति के अधिकारों में सामाजिक संबंधों को देखते हैं, यानी सामाजिक संबंधों में व्यक्ति को पालन करना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि सामाजिक स्वतंत्रता की बात बुराई नहीं करते, ये सामाजिक संबंधों की बात करते हैं कि व्यक्ति को समाज में संबंध स्थापित करना चाहिए। मार्क्सवादी ऐतिहासिक परिस्थितियों को मानता है, मार्क्सवादी ऐतिहासिक परिस्थितियों को मानता है, कहता है कि इतिहास के माध्यम से समाज ने अधिकारों का निर्माण किया है, व्यक्ति को उन अधिकारों का पालन करना चाहिए, व्यक्ति को अधिकार राज्य को प्रदान करने चाहिए, ये जरूरी चीज है, ऐसा कहते हैं मार्क्सवादी। ये कहते हैं मार्क्सवादी।
बात समझ में आ गई? यानी मार्क्सवादी कहते हैं कि समाज में अधिकार जो है व्यक्ति को प्रदान किया गया, उनको मानो। समाज की बात नहीं करते मार्क्सवादी, समाज को मानो, व्यक्ति को नहीं। समाज इंपॉर्टेंट है और आर्थिक अधिकारों को नहीं। मार्क्सवाद के अनुसार अधिकार सामान्य है, सबको मानने चाहिए। मार्क्सवाद के अनुसार अधिकार परिस्थिति परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, इतिहास के संसद। आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को कहते हैं, कहते आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार दोनों को बोलते हैं, बट आर्थिक अधिकार व्यक्ति के पास होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, किसी एक आदमी का नहीं होना चाहिए कि आपने सब अपने पास रखी है। ठीक है? ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट स्टोरी स्टोरी भूखे नंगे और वक्कल की चिंता के संघर्ष व्यक्ति के लिए साहित्य सुनना कुछ नहीं है। इन्होंने कांट के विचार के अधिकारों के लिए जो कांट कहां से गया, कांट क्या स्टोरी को समझाएगा। स्टोरी क्या कहता था? स्टोरी कहता था ये अलग विचार है। स्टोरी कहता है कि भूखे नंगे और कल की चिंता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए साहित्य सुनना कुछ नहीं है। स्टोरी यानी ये राष्ट्रवादी विचारक था। ये कहता था कि ये विचार है, थोड़ी सी एक तो लाइन को देख लो बस। कहता था कि भूखे नंगे व्यक्ति, कल की चिंता के व्यक्ति, ग्रस्त व्यक्ति के लिए राजनीतिक चिंता का मतलब नहीं है कि उसको पॉलिटिकल लिबर्टी दे दो, सिर्फ पैसे क्या करेगा, पैसे कुछ नहीं कर सकता। ये तो यही जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है। इन्होंने कांट के विचार के अधिकार की एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की। तो इन्होंने कांट नैतिकतावादी है, तो ये अधिकारों को नैतिकतावादी विचार के बारे में बात करता है। ये दोनों आप खत्म हो गए, प्रश्न आप देख लेंगे एक बार। लेकिन पैसे किसी प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के दोस्त के रूप में गलत तरीके से समझ किया गया। इन क्वेश्चनों को मैं कल मॉर्निंग में डिस्कस करूंगा आपको, कल मॉर्निंग में डिस्कस, सॉरी 9 बजे। ठीक है, अब आप लोग पढ़ लेना ध्यान से, कल मॉर्निंग 9 बजे। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं 9 बजे। अब आपके सारे अधिकार हो गए, बस सही से पढ़ लेना और वीडियो को देखना। कल मॉर्निंग टेस्ट होगा, मॉर्निंग यूट्यूब चैनल तैयार रहना। ठीक है, मोबाइल ध्यान से कल क्वेश्चन कराऊंगा सारे के साथ।